Good morning, class 9th. Students, in the previous class, we have done one topic, the abolition of slavery, and in this class, we are going to start a new topic, which is the revolution and everyday life. So, we are on, as we all know, chapter number 4, French Revolution and history portion. So, let's start. जब 1789 का टाइम पीरियड है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि ड्रेसिंग स्टाइल्स में चेंजेस आए थे, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस लाए थे, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन की अगर बात करें तो उसी टाइम पर एक अबॉलिशन और हुआ था, सेंसरशिप का अबॉलिशन। सेंसरशिप होती क्या है? जैसे मूवीज़ में भी सेंसरशिप होती है। अगर कोई मूवी ज़्यादा ही रिबेलियंट बिहेवियर दिखा रही हो या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि नहीं दिखानी चाहिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल हैं, या फिर वो गलत चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रही हो, तो उसमें क्या लग जाता है? सेंसरशिप लग जाती है, और फिर या तो उसे हटाना पड़ता है या फिर वो मूवी ही बंद कर दी जाती है या फिर उस पर बैन लग जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम सेंसरशिप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर जो भी चीज़ें थी, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, प्लेज हो गए, रिटन मटेरियल्स हो गए, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो भी फ्रांस सोसाइटी में हो रही है, फ्रेंच सोसाइटी में, अगर ये सभी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं तो इन सब में किसकी मर्जी होनी चाहिए? किसकी परमिशन के बाद ये सब पब्लिश हो रही है? तो किंग की परमिशन के बाद ये सभी चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं। अब अगर हम बात करें, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड, अब जब चीज़ें बदलने लग जाती हैं तो क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है, जो कि हमारा एक नेचुरल राइट है। अब हमारी बातों पे, अब हमारी सोच पे, अब हमारे न्यूज़पेपर्स और भी जो भी चीज़ें हम लोग एक्सप्रेस करेंगे उन पे किसी का अधिकार नहीं होगा, कोई भी हमें रोकेगा नहीं कि आपको ये चीज़ें छापनी नहीं चाहिए। ये वही है कि जब हम पे कोई रूल करता है तो वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की, हमारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो अब क्या हो गया? अब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स हो गई है मैन एंड सिटीज़न की, जो ये बताता है कि आपको क्या मिल रही है? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब इस चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के अंदर और क्या क्या इंक्लूडेड है। सो नाउ अब फ्लड आ जाता है। फ्लड मीन्स पानी वाला फ्लड नहीं, बाढ़ आ जाती है किसकी? न्यूज़पेपर्स की, पैम्पलेट्स की, बुक्स की, और हम अगर बोलें तो प्रिंटेड पिक्चर्स की बाढ़ से आ जाती है, क्योंकि हमें क्या मिल गया? फ्रीडम मिल गई, हमें स्पीच की एंड एक्सप्रेशन की, हम बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब एक तरीके से हमें आज़ादी मिली तो हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और इतने सारे हम लोग न्यूज़पेपर्स एंड पैम्पलेट्स अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लिख देते हैं कि बाढ़ आ जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस में ही लिमिटेड है ये सारी की सारी चीज़ें, बाहर दूर देशों तक भी ये चीज़ें जाती हैं। Now they all described and discussed the events and changing। अब ये सब क्या दिखा रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि इवेंट्स एंड चेंजिंग, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फ्रांस के अंदर, वो न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड रिटन मटेरियल्स के ज़रिए फ्रांस के लोगों को, फ्रेंच सोसाइटी को और अदर कंट्रीज़ को भी पता चलेगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है यहाँ पर? अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। अगर ज़रूरी नहीं आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान का साथ ही दो या किसी एक इवेंट का साथ दो, आप उसके अपोज में भी हो सकते हो, वो क्या? आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ओपिनियन किसी एक बात पर दूसरे इंसान से मेल खाए, तो मैं अपनी बात को डिफ़र भी कर सकती हूँ, वही मेरा फ्रीडम ऑफ प्रेस है। अब प्ले, सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। तो यही क्या है? हमारी रिवॉल्यूशन है। एवरीडे लाइफ में यही सब चल रहा था। आज़ादी मिली थी लोगों को, आज़ादी का वो लोग फ़ायदा उठा रहे थे, और उसी के साथ साथ हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ। सो नेपोलियन बोनापार्ट हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था, आज की क्लास में भी देखा कि एंड में, आज की नहीं, कल की क्लास में देखा था कि एंड में नेपोलियन बोनापार्ट हथिया लेते हैं पूरे रिवॉल्यूशन को। ये डेली लाइफ लोगों की चल रही थी। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने किस तरीके से राज किया फ्रेंच सोसाइटी पर, वो हम लोग अभी देखते हैं। नाउ दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक,
जिसमें हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में ये देखा था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से एक गैप फिल हो गया था। उस गैप को कौन फिल कर रहे थे? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर देते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ पर हम लोगों ने दोनों की कॉन्फ्लिक्ट देख के। सो नेपोलियन बोनापार्ट जब क्राउन्ड हो जाते हैं तो उन्हें एज अ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप कहा जाता है। उन्होंने धीरे धीरे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ को जीत लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। अब यूरोप का मॉडर्नाइज़र क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लॉ पास किए जो कि दूरदर्शी हम कह सकते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें हम बोलेंगे जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनकी रक्षा के लिए उन्होंने लॉज लेके आए थे, जिसमें हम कहेंगे वेल्दियर पर्सन का ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब यूनिफॉर्म ऑफ वेट। अब यहाँ पर अगर हम यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ वेट की बात करें तो सब्जी लेने जाते हैं या फिर कोई भी सामान लेने जाते हैं तो बाट होता है, ठीक है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ जाती हैं, उसमें लिखा हो जाता है 2, 5, 6, 8 पॉइंट इतना ग्राम का आपका राइस हो गया, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ है तो उसका वेट हम नापते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। पहले क्या होते थे? 2 तराजू जैसे होते थे। एक में हम लोग अगर 1 किलो मुझे दाल लेनी है या चावल लेनी है तो मैं यहाँ पर 1 किलो दाल रखूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बाट रखूँगी, ठीक है। लोहे का बाट होता था, ठीक है, गोल सा, इस तरीके से गोल सा होता था और बीच में, अब मैं परफेक्ट नहीं हूँ बट जितना मुझे याद है तो ऐसे पकड़ के उसे वहाँ रख देते थे। तो 2 तराजू जैसे होते थे, उन तरह ये पहले एकदम चपटे से आते थे और अब तो एक बड़ी सी सिल्वर की कटो पता नहीं क्या रख देते हैं उसके ऊपर। सो यहाँ पर हमने रखा हमारा वेट, ठीक है। तो ये चीज़ ऊपर उठ जाती है। तो जैसे हम लोग हमारी दाल डलते जाएंगे जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते, तो वो जो कांटा होता है वो एकदम बीच में बिड में नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग मानते नहीं कि वो 1 किलो की दाल है या राइस है, जो भी है। सो क्या किया? ये वेट है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेट की वो एक लॉ लाए थे। तो अब तो वाट या फिर केजीज हम लोग देख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। गांव में हम लोग जाएंगे ना तो 5-6 पत्थर रख देंगे, बोलेंगे 2 किलो के पत्थर हैं। हमें कैसे पता 2 किलो के पत्थर हैं? उनके अकॉर्डिंग 2 किलो हो सकता है। पहले के ज़माने में लोग इसी तरीके से वज़न को नापा करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि यूनिफॉर्मेलिटी लाए कि 1 किलो का मतलब 1 किलो मीन्स हर जगह वो 1 किलो ही होगा। ऐसा नहीं आप 4 पत्थर ला के उसको 1 किलो का कर देंगे, ठीक है। दूसरा है डेसिमल सिस्टम वो लोग लेके। अब वहीं पे मैं बात करूँगी वेट की। तो वेट मतलब 1 किलो दाल है कितनी आई है? 1000 मतलब रुपीज़ में आई 35.60 रुपीज़ की। तो हमें 36 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो उसे 40 पैसे ज़्यादा मिल गए। तो ये जो डेसिमल सिस्टम का था वो डेसिमल सिस्टम के वो लेके आए कि जोड़ के वो ज़्यादा न किसी के पास जाए न ही किसी के पास कम जाए। तो ये डेसिमल सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। नाउ सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर फ्रीडम फॉर द पीपल। अब ये सभी लॉज को लाकर उन्होंने एक तरीके से मॉडर्नाइज़र हो गए यूरोप के, और लोगों ने उन्हें आज़ादी के तौर पर मतलब ये है वो इंसान जो हमें आज़ादी दिलाएगा, ये है लिबरेटर जो कि चेंजेस लाएंगे यूरोप के अंदर। नाउ सून जो नेपोलियन आर्मी, वैसे तो हम लोग मॉडर्नाइज़र मान रहे हैं, हमें उन्हें बहुत मसीहा टाइप मान रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो आर्मी है नेपोलियन की आर्मी हर जगह इन्वेड कर रही है, मतलब हर जगह घुस रही है, हर मामले में, हर स्टेट के अंदर अपने अंडर कर रही है, हर कंट्री को अपने अंडर कर रही है। बट वैसे तो शुरुआत में लोगों को सही लगा कि चलो ये जो इंसान है वो कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है कंट्री के लिए, तो ठीक है। पर जैसे जैसे इन लोगों ने देखने लग गए कि ये धीरे धीरे करके तो सारे एरियाज़ को अपने अंडर कर रहा है, तो विद्रोह की आवाज़ें उठने लग गई। बट था तो ये ताकतवर इंसान, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। बट he was defeated, sorry for the spelling mistakes, he was defeated at the battle of Waterloo in 1815। सो एक वॉर थी वाटरलू जिसमें 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं और उनकी जो पावर होती है वो थोड़ी बहुत नहीं बहुत कम हो जाती है। बट हम ये बोलेंगे कि उनके आइडियाज़, उनके वैल्यूज़ पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। एंड इस तरीके से हम नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ही रेस्पेक्टेबल और एज अ मॉडर्नाइज़र देखते हैं।
अब हम लोगों ने ये दो नाम क्यों लिखे हैं, टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन रॉय। सो ये जो दो लोग थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। राजा राममोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने तो एक अलग से सेक्शन आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है राजा राममोहन रॉय के बारे में। तो ये दोनों के दोनों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा, तो इन दोनों का नाम इसलिए मेंशन किया जाता है कि दे वर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके से क्रांति आई, लोगों ने किस तरीके से लड़ाई की, अपने आप को आज़ाद करवाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो ये सारी उन्होंने जो उनका पूरी जर्नी थी वो देखी थी, उसके बारे में स्टडी करके वो इंस्पायर हुए थे। Now, by this class, we have completed our chapter number first, French Revolution. So, I am providing you the question and answers. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पीछे के नहीं करेंगे, बीच में से करेंगे। हम भी देखते हैं कि कितना आपने पुटअप किया है, कितना छोटी छोटी बारीकियाँ पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर से। So, let's move forward to our question आंसर।